हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नए अपडेट मेरे चैनल पे या नई वीडियो आए तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, अब JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है 3-4 मंथ्स में। और मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का सेक्शन थी जो कि 30 मार्क्स थी। और इसमें जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें भी 30 मार्क्स की सेक्शन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो लगभग सिलेबस है वो सेम ही है, लेकिन बस 3-4 नए टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पेपर को एक बार देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आए थे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनमें क्या क्या कंसेप्ट्स यूज़ हुए, ताकि आप उन कंसेप्ट को अच्छे से देख लें। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट। तो जो फाइनेंशियल ऑडिट है, अब इस पे ये क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ऑडिट का क्या स्टेप था है फर्स्ट स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट का। वो होता है प्लानिंग करना ऑडिट की, कि क्या क्या चीज़ें करनी है हमें फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए। इसके बाद में इसके बाकी स्टेप्स आते हैं, जैसे कि एक आता है कि स्कोप और बाउंड्रीज़ को चेक करना कि क्या क्या रखेंगे, किसके अराउंड पूरा ऑडिट फोकस करेगा, वो स्टेप होता है। और बाकी स्टेप्स आगे आते हैं कि जो कंपनी की स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंपनी ने सही बनाई है या नहीं बनाई, वो आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग द ऑडिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द customer to ascertain the balance as per passbook। तो if the starting point of BRS is balance as per cash book। अब इसमें बोल रहा है कि अगर सपोज करके जो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट पे ये बेस्ड है क्वेश्चन, उसमें बोला है कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस हमें गिवन है, कैश बुक का बैलेंस सपोज करके वो है हमारा 1000। और क्या होता है कि जो एक कस्टमर है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, जो बिज़नेस का अकाउंट है, बिज़नेस का बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे जमा करता है। अब उसके बारे में जो बिज़नेस ओनर है उसको तो नहीं पता होगा, तो वो एंट्री क्या होगी, कैश बुक में तो नहीं हुई होगी। लेकिन जब उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो वो पासबुक में एंट्री हो गई होगी और उसका जो अमाउंट है वो क्या हो गई होगी, ऐड हो गई होगी। तो अगर सपोज़ करके 1000 रुपये कैश बुक का बैलेंस था और कस्टमर ने 200 रुपीज़ जमा करवाए बैंक अकाउंट में, तो क्या होगा, उस चीज़ को जो 200 रुपीज़ होंगे वो हमारे कैश बुक के बैलेंस में ऐड होंगे। तो इसका आंसर होगा ऐड। और ऐड होके कितना बैलेंस शो करेगा पासबुक, 1200, क्योंकि जो हमारी कैश बुक होगी उसको इसके बारे में, इस एंट्री के बारे में नहीं पता होगा। तो पासबुक का बैलेंस कितना होगा, 1200, और ये 200 क्या होंगे, ऐड। तो इसका आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है हमारा बैलेंस शीट पे। अगर आपको बैलेंस शीट अच्छे से प्रिपेयर करना आती है, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें कौन सी साइड पे आती है बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी साइड पे आती है या असेट साइड पे आती है, तो आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। अब देखते हैं कि दिया हुआ है कि बैलेंस शीट उसमें क्या क्या आइटम्स हैं। तो पूछा हुआ है कि टोटल क्या होगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ लाइबिलिटीज़ आती हैं और दूसरी तरफ आता है असेट। अब हम देखते हैं कि इसका क्या टोटल क्या आना था। अब कैपिटल जैसे दी हुई है हमें 4 लाख, कैपिटल मैंने लिख दी 4 लाख। अब नेट प्रॉफिट दी है। अब जो कैपिटल थी वो लायबिलिटी साइड पे आती है क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अब नेट प्रॉफिट दी है, वो भी जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में पार्टनर, जो कंपनी ओनर है, उसके पास जाएगा। तो वो भी किस साइड आएगा, हमारा आएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो पे करना है जो बिज़नेस ओनर को। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमारे बेसिकली जो हमने
अर्न तो जिसका काम कर लिया हुआ है लेकिन उसकी हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, हमारे बिज़नेस को उसकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा असेट होगा। तो यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ असेट साइड पे। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, इसमें क्या है, अभी हमें टैक्सेस पे करने हैं, तो ये बिज़नेस ने अभी टैक्सेस पे करने हैं, तो ये क्या होगी, लाइबिलिटी होगी 75,000। अब नेक्स्ट है कैश एंड बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है, तो ये हमारा असेट हो गया, ये आ गया हमारा 125K, 1,25,000। अब इन्वेस्टमेंट भी क्या है, हमारा असेट हो जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जैसे लैंड खरीदी हुआ है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है, उसको मैंने लिख दिया 2 लाख असेट साइड पे। लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं 80K, 80,000, वो लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। और फिक्स असेट दिए हुए हैं 4,30,000। तो जब इन लाइबिलिटी साइड पे मैं टोटल करूँगा, वो आ जाएगा मेरा 855K, और असेट साइड पे भी टोटल हमारा आ जाएगा 855K। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो टोटल है बैलेंस शीट का, वो हमारा आ रहा है ऑप्शन सी 855,000। सो 8,55,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको जैसे टर्म्स में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैंने टर्म्स पे, जो अकाउंटेंसी टर्म्स हैं, उन पे वीडियोस पर बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वो वीडियोस अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी चार्ज टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ़ द क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर का, कितना दिया है, 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर का। अब बोला है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रोविजन का, ओपनिंग बैलेंस था 1,000 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 5% ऑफ द डेटर। अब देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोविजन हमारा क्या है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हमारा 1 लाख रुपये है, और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट है वो उसकी पहले की एक ओपनिंग बैलेंस है 1,000 रुपीज़, लेकिन हमें मेंटेन करना है 5% ऑफ डेटर्स। अब जब मैं 5% इस 1 लाख का निकालूंगा, वो हमारा आ जाएगा 5,000, लेकिन 1,000 रुपया तो पहले से है, तो हमें और कितनी अमाउंट डालनी पड़ेगी इस प्रोविज़न में, कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 4,000। हमारी कितनी अमाउंट और ऐड होगी, 4,000 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में, क्योंकि 1,000 रुपया हमारा पहले से पड़ा था, तो 5,000 हमारा टोटल मेंटेन हो जाएगा, वो होगा 5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4,000। 4,000 आ गया हमारा सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन इस अब ऑप्शंस दिए हैं कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन होती क्या है, अब जैसे सपोज़ करके मैंने आज कोई मशीन या सपोज़ करके कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है मेरे बिज़नेस ने, तो अगर आज मैंने वो 10,000 का ख़रीदा है, तो जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाएगा वो मेरा रेफ्रिजरेटर पुराना होता जाएगा। तो अगर मैं उसको 5 साल के बाद 10,000 में ही बेचने की कोशिश करूँगा, तो वो ऑब्वियसली नहीं बिकेगा। अगर सपोज़ उस टाइम कितनी कॉस्ट रहेगी, 5 साल के बाद 5,000 उसकी कॉस्ट रहेगी, तो हर साल उसकी 1,000 रुपया कीमत कम होती गई उस हिसाब से, तो उसका कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्यों, तो लगा लिए 10% का मैंने डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी चीज़ की कीमत में घटाव आना, उस चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इस चीज़ के भी हम कई बार यूज़ करते हैं कि हर साल इतना इतना डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ मैं। जैसे अगर सपोज़ करके कोई मशीन ख़रीदी है मैंने, कि उसके मैंने फ़िक्स कर लिया कि हर साल इसकी डेप्रिसिएशन 10% या 20% उसकी वैल्यू में रिड्यूस होती जाएगी, वो मेरी बैलेंस शीट में नज़र आएगी। इससे क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल में जितना प्रॉफिट मेरी कंपनी को होना चाहिए वो उतना होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड करूँगा तो मेरी कंपनी में प्रॉफिट मुझे ज़्यादा दिखेगा। तो क्या करूँगा, अगर सपोज़ करके आगे जाके मैं वो सामान बेचता हूँ तो उतना पैसा मुझे रिसीव नहीं होगा, तो वो मेरा जो डेटा होगा स्टोर किया हुआ, वो मेरा रियल डेटा या फैक्चुअल डेटा नहीं होगा।
आई होप क्लियर होगा। तो अब पूछा है कि डेप्रिसिएशन कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है। अब है तो बेसिकली ये एक किस्म का खर्चा। तो कैश तो नहीं होता ये, बेसिकली कैश वाले ऑप्शन तो सीधे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब नॉन कैश है यहाँ और नॉन कैश, हाँ दोनों नॉन कैश, ये नॉन कैश तो होगा। ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? अब बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। नॉन ऑपरेटिंग की बात की जाए वो चीज़ जो बिज़नेस के रिलेटेड, अभी बिज़नेस जो चल रहा है मेरा उसके रिलेटेड ना हो। लेकिन अभी हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो अगर मैं मशीन की वैल्यू घटा रहा हूँ तो वो रिलेटेड टू बिज़नेस ही है ना वो मशीन, तो उसके हिसाब से कौन सा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86th। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज। अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे सीधा ही क्वेश्चन आया था, तो इसका क्या नाम था पहले स्कीम का? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम। अब ड्राइंग कहाँ से डिडक्ट करते हैं? अगर सपोज करके अब जो ओनर है बिज़नेस का वो क्या करता है कि कुछ पैसे जैसे 1000 रुपये कंपनी से निकाल के लेके जाता है, तो वो कहाँ से डिडक्ट होंगे? लाइबिलिटी, ये तो कैंसिल हो गया, लाइबिलिटी तो नहीं होगी। ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं कटेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं। वो क्या कटेंगे? जो हमारे उस ओनर की कैपिटल उसने इन्वेस्ट की होगी, जैसे उसने 7000 इन्वेस्ट किया और 1000 रुपया वो लेके गया, तो उसकी कैपिटल अब कितनी रह गई? 6000। तो वो कहाँ से डिडक्ट होंगे वो पैसे? ड्राइंग वाले वो डिडक्ट होंगे उसकी कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 क्वेश्चन है। वेजिस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी शुड बी। अब जैसे क्या होगा, अगर कोई मैंने नई मशीन ख़रीदी अपने बिज़नेस के लिए, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब मैं नई मशीन लेके आता हूँ डेबिट करता हूँ मशीन अकाउंट और क्रेडिट करूँगा। इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट मशीन अकाउंट और क्रेडिट क्या करूँगा? टू कैश अकाउंट। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम मशीन को, अगर कोई मशीन के रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा उस टाइम पे जब मैंने मशीन ख़रीदी, जैसे सपोज़ करके मैं मशीन ख़रीदने गया बाज़ार से, वो मुझे 10,000 में पड़ी और 1000 रुपया अगर उसका मेरा लोडिंग का खर्चा आ गया अपने जो फर्म है वहाँ तक पहुँचाने में, और 1000 रुपये अगर इंस्टॉल करने में आ गया, तो मैं क्या करूँगा? जो अपनी बुक्स होगी, अकाउंट्स की बुक्स होगी, वहाँ उस मशीन की कॉस्ट को 10,000 के बजाय 12,000 शो करूँगा कि मेरी मशीन की कॉस्ट मुझे इतनी पड़ी। तो जो अब क्या आएगा? वेजिस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी, क्या आएगा? डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट आएगा, डेबिट होगी मशीन अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89th क्वेश्चन। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स रिप्रेजेंट। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का कंसेप्ट आ गया इसमें। अब क्या बोल रहा है कि अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या चीज़ होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स देखो पहले क्या होगा, जैसे सपोज करके एक बिज़नेस है हमारा, एक बिज़नेस है, अब बिज़नेस है एक, तो उसमें क्या होगा, जैसे बिज़नेस को एक साल में प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो उसने क्या किया, जो उसका ओनर था, जो पार्टनर थे, उनमें 30, अगर सपोज करें 2-3 पार्टनर थे, 30,000 उनके पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया और 20,000 उसने क्या रख दिया? रिज़र्व कर दिया, रिटेन कर लिया कि अगर कोई खर्चा आया तो मैं उससे करूँगा। तो 20,000 ये वाली अर्निंग है तो प्रॉफिट ही है तो मेरी अर्निंग, बिजनेस की अर्निंग है। लेकिन ये कौन सी अर्निंग है? जो अभी पार्टनर्स में डिवाइड नहीं हुई है। तो बेसिकली ये क्या हो गई, जो बिजनेस ने साइड में रखी है लेकिन अभी पार्टनर्स में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। तो अब क्या होगा, इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अब ऑप्शन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल सही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अनडिस्क्लोज नहीं, ये तो मैच ही नहीं करता क्योंकि डिस्क्लोज तो किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तो किया है। अनअर्न तो हो नहीं सकता क्योंकि बिजनेस ने ये जो पैसा है वो अर्न किया है। तो क्या आंसर होगा इसका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रिसिप्ट वाउचर, ये कौन से कंसेप्ट से आया क्वेश्चन? ये आया वाउचर्स के कंसेप्ट से। और इसमें क्या है? रिसिप्ट वाउचर मतलब रिसीव करना। अब रिसीव में क्या है कि इसमें क्या करेगा? रिसिप्ट ऑफ, जब दोनों चीज़ का, या तो कैश का, रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक, तो कहीं से भी होगा कैश का इन्वॉल्वमेंट, वो रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट वाउचर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, नॉमिनल आंसर नहीं है इसका। ड्राइंग अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है? बेसिकली अकाउंट अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा, तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक होते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में जो होगा, इम्पर्सनल में दो आ जाते हैं। अब बेसिकली हमारा फोकस इस पे है। ड्राइंग अकाउंट क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट हमारा किसी रिलेटेड टू ओनर होती है या पार्टनर होती है। तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट पर्सन के रिलेटेड होती है कि कौन सा पर्सन ड्राइंग कर रहा है अपने बिजनेस से। तो ये कौन से टाइप का अकाउंट है? ये है हमारा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़े इंटरेक्शन कम लग रही हो, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी से हो सके जितने कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दे सकूँ। सो अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बोर्डनेस आ रही होगी, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं है क्लियर, पहले तो सबसे पहले जो अकाउंटेंसी अगर किसी ने भी अच्छे तरीके से पढ़नी है तो उसको सबसे पहले क्या होगी? टर्म्स के बारे में वो पूरा क्लियरली उसको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक्रूड इनकम क्या होती है, अनअर्नड इनकम क्या होती है, आउटस्टैंडिंग क्या इनकम क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं। ऐसी टर्म्स जो होंगी, ट्रिकी टर्म्स होती हैं, उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। नहीं तो क्या होगा, कई क्वेश्चन में वो चीज़ आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है। तो जैसे टर्म्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाए भी हैं और 4-5 लेक्चर हैं मेरे अकाउंटेंसी में। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बनी है, तो अगर आप देखेंगे अच्छा लगेगा तो लाइक करना। और ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, उससे मोटिवेशन मिलेगी मुझे कि और भी लेक्चर बनाऊं। सो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। व्हाट डज ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट? अब नॉमिनल, अब जैसे मैं बता रहा था कि एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे। इम्पर्सनल में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल में जो सारे इनकम अकाउंट, इनकम का अकाउंट इधर बनता है, लॉस का, बाकी सारे जो रियल में तो असेट के अकाउंट बनते हैं सारे, जो इनकम एक्सपेंस, वो सारे कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं? नॉमिनल होते हैं। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट करना ऑल एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करना ऑल इनकम को। डेबिट क्या करना? एक्सपेंसेस को। तो डेबिट बैलेंस किसका होगा? इनकम का नहीं, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश तो कौन सा अकाउंट है? कैश हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि असेट है, असेट हमारा रियल अकाउंट है। बचा लास्ट ऑप्शन, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट, इसका डेबिट बैलेंस होगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ, बैंक पासबुक किसकी कॉपी है? बैंक पासबुक हमारी, अब ऑप्शंस देखते हैं कि किसकी कॉपी है। कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अब बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ बैंक कॉलम ऑफ ए कस्टमर कैश बुक, ये भी नहीं, क्योंकि अब बच्चों को लगता है कि बी पार्ट इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं है, क्योंकि जो बैंक पासबुक है हमारी, उसमें कुछ एरर हो सकते हैं। उस केस में वो बैंक कॉलम की कॉपी नहीं होगी, हमारी जो कैश बुक में बैंक कॉलम होगा उसकी कॉपी नहीं होगी। तो सी पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक, ये बिल्कुल सही है, सी पार्ट मेरा। सी पार्ट बोल रहा है कि जो बैंक पासबुक है वो कॉपी है कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, जो बैंक की लेजर होगी, लेजर बुक्स में हमारे कस्टमर का अकाउंट बना होगा, उसकी कॉपी है हमारी पासबुक, जो हमें पासबुक बैंक से मिलती है हमारी पासबुक। तो बैंक वालों के पास भी हमारा जो डेटा होता है वो लेजर की फॉर्म में होता है, तो जब हम पासबुक देते हैं वो उस डेटा को प्रिंट कर देते हैं हमारे पासबुक में। तो ये दोनों बिल्कुल सेम कॉपीज़ होती हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन सी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ
एलोकेशन ऑफ कैरेज इनवर्ड कॉस्ट अमंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब बोल रहा है कि क्या बेसिस हैं एलोकेशन के कैरियर इनवर्ड कॉस्ट। ये थोड़ा टॉपिक के बाहर क्वेश्चन आया हुआ है आई गेस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, थोड़ा कॉस्ट के रिलेटेड है। तो इसमें क्या था, बोल रहा है कि जैसे कॉस्ट इनवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड, जैसे सामान लाया हमने तो इनवर्ड कॉस्ट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड मतलब जो फर्म के अंदर सामान लाने में मेरा खर्चा हुआ, सामान लोडिंग में मेरा खर्चा हुआ, लोड यहाँ से सामान को यहाँ लाने में कितना खर्चा हुआ अमंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसको क्या एलोकेशन होता है। अब टाइम के हिसाब से ले कि कितने टाइम में कितना सामान आया, टाइम के हिसाब से कि 9 महीने में मैंने इतना मंगाया, 6 महीने में इतना मंगाया, वो सही तरीके से नहीं होगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मैं ले नहीं सकता कि कितना बेसिस नहीं बना सकता। सेल्स के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि क्या पता मेरा कुछ ही सामान बिका और बाकी गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं एलोकेशन नहीं कर सकता उसकी। तो अब नेक्स्ट है परचेजेस के हिसाब से कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा कि मैंने 1000 प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसकी कैरेज में कितनी कॉस्ट आई और उसको मैं डिवाइड कर दूँ 1000 में, तो वो मेरा सबसे सही एलोकेशन बेसिस होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज़ क्लासिफाइड अंडर। अभी मैंने जो आई थिंक कौन से क्वेश्चन में, हाँ अभी मैंने 92nd क्वेश्चन में ये चीज़ बताई कि नॉमिनल अकाउंट कहाँ पे क्लासिफाइड होता है। तो एक था पर्सनल अकाउंट, एक है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर जो मेरा नॉमिनल अकाउंट आता है, क्योंकि इम्पर्सनल में 2 चीज़ें आती हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इज़ क्लासिफाइड अंडर इम्पर्सनल अकाउंट। 95 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी शुड बी। अब क्या बोल रहा है कि जैसे कोई बिजनेस है वहाँ का ओनर क्या करता है कि कुछ ओनर जो होता है, बिजनेस ओनर, कुछ सामान क्या करता है चैरिटी में दे देता है। अब बेसिकली क्या होगा कि जो ओनर ने चैरिटी दी, अब सपोज करके कोई सामान उसने चैरिटी दी, बेसिकली ये क्या होगा, अब जो ओनर को होगा वो क्या होगा, जो परचेज़ किया था उसने मटेरियल, उसमें कमी आ गई बेसिकली। अब देखो ना तो उसने बेचा, इसमें अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप एक क्या ना लें, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। अब जब मैं चैरिटी की बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरा एक अकाउंट कौन सा इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर मैं सपोज़ करके बिज़नेस की बात करूँ, अगर जैसे बिज़नेस है हमारा, शर्ट्स का बिज़नेस है, तो क्या किया कि चैरिटी में हमने 100 शर्ट्स दे दी, तो इसमें क्या होगा, जो मेरा परचेस अकाउंट था वहाँ से मेरी 100 शर्ट्स गई। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे आएगा, इसमें इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर एंट्री आप देखें ध्यान से तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा, चैरिटी अकाउंट हमारा, चैरिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जो हमारा परचेस अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा टू परचेस अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा मेरा चैरिटी अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा हमारा परचेस अकाउंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए पार्ट। अब ये बिल्कुल, अब जैसे सपोज़ करके कोई ड्राइंग भी करता हूँ, अगर सपोज़ करके ऐसा आता गुड्स गिवन एंड चैरिटी की जगह ये भी हो सकता है कि फायर में कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी क्या होगी, फायर में कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय होगी, उसमें क्या होगा, सेम चीज़ होगी, उसमें भी आ जाएगा कि जैसे फायर वाला है तो उसमें कि गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड का बनाया अकाउंट, डिस्ट्रॉयड अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा, और टू परचेस अकाउंट, वो मेरा परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम केस विद द ड्राइंग्स अकाउंट। अगर मैंने सपोज करके ड्राइंग की, अपने जैसे ओनर है उसका बेटा की, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस है तो उसका ओनर का जो बेटा है वो किसी क्लास में पढ़ता है, उसको 5-6 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करेगा ओनर, क्या करेगा अपनी दुकान से जैसे या बिज़नेस से लेके जाएगा 5-6 बुक्स, तो अब वो उस चीज़ की कीमत वही थोड़ी ना देगा जो वो बाज़ार में बेचता है। अगर सपोज़ करके 15 रुपये वो बाज़ार में बेचता है और 10 रुपये उसको अपने बिज़नेस में पड़ती है, तो वो 10 रुपये ही कैंसिल करेगा अपनी चीज़ से। तो वो क्या करेगा, परचेस अकाउंट को ड्राइंग अकाउंट क्या कर देगा, ड्राइंग अकाउंट होगा तेरा, हमारा ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो
परचेज अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 96 का था ए पार्ट। 97 का रूट काज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट काज क्या है? अब ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या क्या हैं। सोशल अकाउंटिंग, नहीं ये नहीं होता। सोशल अकाउंटिंग क्या होती है? जैसे कि बेसिकली कि जैसे अभी गवर्नमेंट में अभी ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सेक्शन में दिया हुआ अकाउंटिंग की। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी एरिया की अकाउंटिंग करना कि क्या क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसके रिलेटेड नहीं होता। मैनेजमेंट भी इसके रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि पहले तो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे हमारी चीज़ें हो रही हैं, सारी बैलेंस शीट बनती है। फिर उसके बाद जो बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर उसके बाद हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये भी नहीं होगा। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ये इसका आंसर होगा। जो अब स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या होती है कि एक चीज़ की किसी की चीज़ की मतलब देख रेख रखना कि पूरी कि सही से हो रही है या नहीं। प्रोटेक्शन, एक मतलब बिजनेस प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। ये पहले यूज़ करते थे जैसे मुनीम वगैरह के टाइम पे कि बुक्स वगैरह बना ली। तो रूट काज यही चीज़ आती है कि रूट काज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? स्टीवर्डशिप, कि हमारे जो बिज़नेस है वो प्रोटेक्ट रहे, उसके जो बेसिकली जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ रहें, और जो खर्चा हुआ है वो पूरा अच्छी तरह से खर्चा जो हुआ है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो और हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये सारा स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग में आता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन है इसका डी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ये वाला थोड़ा सा जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो अगर ये सपोज करके अटैम्प्ट नहीं भी किया होता, अगर आपको आया होता तो इसकी कोई टेंशन नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री इज करेक्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस, बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस मींस अभी कोई एक्सपेंस था वो मैंने पहले ही हमारे बिजनेस से पहले ही पे कर दिया, अभी उसका फ़ायदा उठाने से पहले। जैसे सपोज करके रेंट ले लेते हैं। अभी जैसे मार्च का मंथ चल रहा है तो बिजनेस ने पहले ही मार्च का तो दिया ही दिया, अप्रैल और मई का भी दे दिया। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले ही बिजनेस ने पे कर लिया। तो नेक्स्ट अच्छा, फिर क्या उसकी कौन सी एडजस्टिंग डबल एंट्री सही है? तो इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर सपोज करके हम एक्सपेंस की जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वो क्या होगा? डेबिट होता है हमारा। क्या होता है? डेबिट होगा हमारा एक्सपेंस, डेबिट होता है टू कैश अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे कंसेप्ट है जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया है तो उस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमारा अब जैसे यहाँ पे हमारा एक्सपेंस डेबिट हो रहा था तो उस केस में एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए, जैसे कि लिए अब मैंने 2 मंथ का पहले ही पे कर दिया। तो अब सबको पता होगा कि एक मैचिंग कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट और उसका वो होगा उसका हिसाब एक अकाउंटिंग ईयर में ही रखेंगे। तो अब जैसे 2 मंथ का पहले ही पे कर दिया तो वो उसके लिए वो जो अमाउंट होगी वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? वो होगी प्रीपेड एक्सपेंस में ट्रांसफ़र होगी। तो अब प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट हो रहा था वहाँ प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट से, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके, सो इसका कौन सा सही होगा? इसका पहला पार्ट ही सही होगा, डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस एंड क्रेडिट द एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS इज एन इंटीग्रेशन विद द। बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है PFMS की? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी? जैसे अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था कि डायरेक्टली अब
क्या करने लगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में, जो जो बेनिफिशियरीज थे उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो पैसा था वो ट्रांसफ़र होता था। जैसे मनरेगा की स्कीम होगी, आपको पता है मनरेगा की स्कीम में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जितने भी दिन काम किया तो उनका पैसा क्या होता है डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसको कहाँ इस स्कीम को उन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, इंटीग्रेशन विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ये बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ, जो बिचौलिए वगैरह होते हैं, बीच के मिडल मैन होते हैं, उनकी जो कमीशन थी वो बंद हो गई। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज जनरली यूज्ड इन द सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब ये बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से, कौन से कंसेप्ट से आया है, ये आया बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम से ये वाला क्वेश्चन है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि क्रेडिट सेल, उसमें जो डेटा होता है वो लिमिटेड होता है, तो कई बार हमें चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही। अब क्रेडिट सेल से क्या है कि कौन सी सेल मैंने उधार में दी है, कि कौन से सामान बेचा मैंने, उनसे पैसा लेना है, तो वो कौन सा है जिनसे मैंने पैसा लेना है, वो है मेरे डेटर। तो इसमें क्या करूँगा मैं, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होगा इसमें क्या बनेगा, मेरा एक डेटर अकाउंट बनेगा। डेटर अकाउंट में क्या होगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये वाली क्रेडिट साइड है तो ये मेरी डेबिट साइड होगी। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कितना मैंने सामान बेचा, और वहाँ यहाँ पे जो भी यहाँ पे टोटल करूँगा, और जैसे सपोज़ करके यहाँ 5,000 आ रहा है और यहाँ पे मेरा आ रहा है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 और 5,000। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि क्रेडिट सेल कितनी हुई है, वो मेरी 95,000 की हुई है। तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट। सो 100 क्या है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके भी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन करता है डबल एंट्री सिस्टम को। परचेज इंक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीजेस क्रेडिट, ये उल्टा दिया हुआ है। तो इनकम क्या करती है, जब इनकम क्या होती है हमारी, इंक्रीज करती है क्रेडिट को, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट, इनकम डिक्रीजेस क्रेडिट, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एक रूल है पर्सनल अकाउंट का, जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये ऑप्शन हमारा एक्सप्लेन करता है डबल एंट्री सिस्टम को। सो 101 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय द सोल ऑफ प्रोपराइटर इज। अब क्या है, इनकम टैक्स जैसे पे करना है हमारे बिजनेस ने, वो बाय द सोल प्रोपराइटर। अब जैसे इनकम टैक्स होता है वो क्या किस पे लगता है, इनकम टैक्स लगता है हमारा पर्सन पर, कि कितना इनकम टैक्स हुआ। तो वो जब हम करेंगे ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन के, वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तो रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि जो भी अगर बिजनेस जिसका होगा, जैसे उससे क्या होगा, ओनर की इनकम होगी या ओनर को फ़ायदा या नुकसान होगा, उसमें बिजनेस का कंसेप्ट नहीं आएगा। उसमें उस पर्सन के रिलेटेड जितना भी उसको पर्सन की इनकम हो रही होगी उसके ऊपर उसको टैक्स लगेगा। तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि वो टैक्स होगा, वो कहाँ से कटेगा, वो उस टैक्स जो होगा वो बेसिकली अगर बिजनेस के पैसे से लेता है, वो उसकी ड्राइंग्स होगी, उस ओनर की ड्राइंग्स होंगी वो, तो वो क्या आएगा, सी पार्ट आएगा, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड। अब इसमें क्या बोला है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे सेल्स होती है हमारी कि कितनी सेल की बिजनेस ने, माइनस जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स सोल्ड किया, कितने का था वो, तो वो वहाँ से मेरा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फॉर्मूले को जब उल्टा कर दिया है, सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा
ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दूसरी साइड चले जाएगा, तो क्या निकलेगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन रह गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड द सेम इज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन, इट इज़ फाइनली रिटर्न्ड डिसऑनर्ड देन इट विल रिजल्ट इनटू। अब वो बोल रहा है कि जो चेक रिसीव किया ओनर ने कस्टमर से, वो चेक उसने जमा करवाया बैंक में। अब बैंक में जमा करवाया तो क्या होगा, इट इज़ फाइनली रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, लेकिन वो बैंक ने वो वाला चेक डिसऑनर कर दिया। तो अब क्या होगा, जब वो इट इज़ फाइनली रिटर्न डिसऑनर्ड देन इट विल रिजल्ट इनटू। अब क्या होगा, जो कस्टमर होगा, कस्टमर का अकाउंट वो क्या कर देगा, जो बिजनेस ओनर होगा, अब उसने पहले क्या किया होगा, पहले उसने क्या किया होगा, उसको तो उसको क्या होगा, उसको अब जब उसने पैसे रिसीव किए होंगे कस्टमर से, अब जब उसने पैसे कस्टमर से वो चेक रिसीव किया था, तो उसने अपनी बुक में क्या एंट्री की थी कि जो बैंक अकाउंट है वो क्या हुआ है, डेबिट टू जो कस्टमर का अकाउंट है, जो वो कस्टमर उसके लिए बिजनेस के लिए था, डेटर या कस्टमर ही ले लो, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। उस टाइम जब उसने पैसे रिसीव किए तो उसने क्या किया, अपना जो बैंक अकाउंट है बिज़नेस का, वो उसने अपनी बुक्स में क्या कर दिया, बिज़नेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो वो ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी। उस केस में क्या करेगा, वो जो बैंक का अकाउंट होगा वो क्रेडिट कर देगा, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा और जो कस्टमर का अकाउंट है वो डेबिट कर देगा। वो है ऑप्शन बी, और कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन 1 देखेंगे कस्टमर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड, लेकिन अब वो क्या होगा, डेबिट, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड पार्ट इसका आंसर है। अब सी पार्ट, नो चेंज इन द कस्टमर अकाउंट, अब चेंज तो होगा कस्टमर अकाउंट में। अब डी पार्ट, नो चेंज इन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का मैंने बताया कि बैंक अकाउंट भी क्या होगा, बैंक अकाउंट अब पहले डेबिट हुआ था, अब वो क्रेडिट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंसेप्ट सजेस्ट द इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बैलेंस शीट। अब बेसिकली ये कौन से कंसेप्ट के बेसिस पे भी मेरी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख सकते हैं। सो विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, कौन सा कंसेप्ट एक्सक्लूड करता है ह्यूमन रिसोर्स को। अब बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मनी मेजरमेंट के कंसेप्ट से हम हटाते हैं, क्योंकि ह्यूमन को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते और उसको बैलेंस शीट में मनी की टर्म्स में नहीं लिख सकते कि ये इसकी अमाउंट इतनी है या उसकी अमाउंट इतनी है। तो उस चीज़ को कौन सा कंसेप्ट एक्सक्लूड करता है, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the liability of at least one partner is unlimited whereas the liability of other partner is limited. What type of partnership is represented? अब यहाँ बोल रहा है कि एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, whereas the liability of other partner is limited. जो बाकी पार्टनर की लिमिटेड है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी, बेसिकली लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें जो जैसे सपोज़ करके 4-5 पार्टनर हैं और उसमें से एटलीस्ट एक की अनलिमिटेड होगी और बाकी की हो सकता है लिमिटेड हो। लिमिटेड के केस में क्या होगा, उन्होंने जितनी बिज़नेस में अगर सपोज़ करके पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया और बिज़नेस डूब जाता है तो उनको घर से पैसा लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सपोज़ करके जो दूसरा पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको घर से भी पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड। तो इसका लिमिटेड पार्टनरशिप आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी की बुक में छोटा सा कॉलम दिया है, वहाँ
वहाँ दिया हुआ है। अगर आप पार्टनरशिप का कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके फर्स्ट चैप्टर में एंड में जाके आई गेस दिया हुआ है। ये छोटा सा कॉलम कई बार हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज। अब बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये आ गया हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अब एक और क्वेश्चन है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, वहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। तो इसमें कौन सी शीट प्रिपेयर होती है फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए? वो होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड John are partners sharing profit equally. Jack enters a partnership, contribute a land whose historical cost is 50,000, book value is 25,000, current market value is 30,000. By what account Jack account should be increased? अब बोल रहा है जेम्स एंड जैक दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन अब तीसरा एक बंदा आता है जिसका नाम है जैक। अब वो एंटर करता है पार्टनरशिप को और वो क्या लेके आता है? लैंड लेके आता है। अब लैंड लेके आता है वो जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी उसकी बुक्स में, जैक की बुक्स में उसने कितनी एंटर की थी? 50,000। और बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 25,000। और अभी मार्केट वैल्यू कितनी है? अभी मार्केट वैल्यू है उसकी 30,000 रुपये। 30,000 उसकी मार्केट वैल्यू है। तो अब जब वो दूसरे बंदों के पास गया, तो अब जैसे अब जॉन एंड जेम्स के पास गया, तो वो क्या करेंगे? इसकी बुक्स को ना देखेंगे भी नहीं कि इसने कितने की ली थी, कितने की। वो सीधे डायरेक्टली क्या चेक करेंगे कि अभी मार्केट में इसका कितना रेट बनता है, हम उतना ही देंगे। अगर सपोज़ करके मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ तो मैं किसी से लेता हूँ कि अब जैसे किसी का फ़ोन लेने गया तो मैं वही चेक करूँगा कि अभी मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है और उसी हिसाब से उसको उतना पे करूँगा, ना कि पहले कितनी थी उसने अपनी बुक्स में। उसके बुक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वही पे करूँगा जो अभी मार्केट में प्रेजेंट कॉस्ट चल रही है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 30,000। वो है ऑप्शन बी। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फर्म हैज़ ओमिटेड to record provision for bad debts, how will it impact the financial statement? अब सपोज करके क्या किया फर्म ने, जो प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है उसको छोड़ दिया, उसको नहीं लिखा। जैसे अगर सपोज करके 1 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैंने 5,000 वो करना था बैड डेप्ट्स का, और मेरा प्रॉफिट रियल में कितना आना था? 95,000। लेकिन अब क्या कर दिया? इसको ओमिट कर दिया, तो कितना आएगा प्रॉफिट? वो आएगा 1 लाख। वो अब क्या होगा? मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। वो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। सो नेट प्रॉफिट क्या होगा? वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज इफ़ क्या करेंगे हम? जो बैड और डाउटफुल डेप्ट का प्रोविजन है उसको ओमिट, उसको छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? मेरा नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक? अब बोल रहा है इन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो हम एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक से? कॉस्ट ऑफ स्टॉक में कौन सी चीज़ नहीं आएगी? अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कैरेज इनवर्ड, कि जैसे कोई रॉ मटेरियल लाया हमने तो उसको इनवर्ड कैरेज फर्म में लाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, तो वो तो मेरा इंक्लूड होगा ऑब्वियसली। अब इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट करवाया मैंने, उसमें कितना टैक्स वगैरह कितना लगा, वो भी ऑब्वियसली इंक्लूड होगा। जैसे 10 रुपये मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, वहाँ से मंगाया मैंने, प्रोडक्ट था वो 10 रुपये का था, वो मैंने मंगाया, वो इंक्लूड होगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगे 5 रुपये लगे सपोज करके, वो भी लूँगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कोई लगा 2 रुपये का, तो वो भी लगेगा। अब सैलरी ऑफ परचेजिंग स्टाफ वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्सक्लूड कौन सा करूँगा? डी पार्ट। और इसके कितनी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट ऑफ स्टॉक 17 रुपीज़ ही आएगी। तो डी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ एक्सक्लूड करूँगा, वो करूँगा सैलरी ऑफ परचेजिंग स्टाफ। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का और आपके डाउट क्लियर करने की। सो थैंक यू।